आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। हम आपको कुछ ऐसे इश्यूज़ पर बात करने के लिए बड़े लोगों से मुलाकात कराते हैं जिसमें आपकी दिमाग की खिड़कियां खुल जाएं, आंखें खुल जाएं कि आखिर हो क्या रहा है। जो कुछ आपको अखबारों में बताया जाता है वो तो बहुत ही कम होता है और उतना होता है जितना सरकार को सूट करता है, लेकिन हम सोशल मीडिया के ज़रिए बहरहाल कोशिश करते हैं कि कुछ हकीकतें आप तक पहुंचाते रहें। अभी मोदी सरकार जिस तरह से देश की बहुत सी चीज़ें, ऐसे इल्ज़ाम हैं, ऐसा आरोप है कि बहुत सा जो नेशनल एसेट है वो बेच रहे हैं। अभी ताज़ा जो वाक़या हुआ है वो हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण, उन्होंने कुछ एक बड़े प्रोजेक्ट का जिक्र किया है जिसमें 6 लाख करोड़ सरकार को मिलेंगे, ऐसा कुछ बताया गया है। लेकिन उसके पीछे क्या कुछ है, क्या क्या बेचा जा रहा है, क्या घर के बर्तन बेच करके पेट भरने की तैयारी है, क्या कुछ है, ये समझने के लिए मेरे साथ आज ख़ास मेहमान हैं रविंद्र कुमार जी, जो पेशे से वकील हैं और अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा के। बहुत ही बेबाक अंदाज में अपनी बात रखते हैं, आप लोग उन्हें काफ़ी पसंद करते हैं, इसलिए हम उन्हें बार बार अपनी शो में लेकर के आते हैं। रविंद्र कुमार जी, वेलकम है आपका, मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने समय दिया। आप ये बताइए कि वो सफ़र जो वाजपेयी जी के ज़माने में शुरू हुआ था, अरुण शौरी को डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्टर बताया गया था, उस वक्त भी उसको काफ़ी लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया था, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल आखिरी सीमा पार हो रही है। क्या कुछ है, अब नया सरकार क्या कुछ कर रही है? एक जब मैंने निर्मला सीतारमण का प्रेस स्टेटमेंट सुना सोमवार को, कह रही थी कि हम जो है 6 लाख करोड़ रुपए जो है सरकार की जो फैक्ट्रियाँ हैं, सरकार के जो कारखाने हैं, रेलवे है, हाईवे है, इन सब को बेचकर जो है इकट्ठा करेंगे। और उन्होंने कहा हम बेच नहीं रहे, ये मिल्कियत जो है सरकार की रहेगी। अच्छा, तो साथ साथ उन्होंने एक तरह से अपनी जो करतूत है उसके ऊपर एक पर्दा भी ढकने का काम किया। तो जैसे ही मैंने सुना तो मुझे एक किस्सा याद आया कि एक आदमी को एक मुर्गी मिली जो सोने के अंडे देती थी। अच्छा, तो रोज़ सोने का अंडा देती थी, आदमी उससे गुजारा करता था। फिर थोड़े दिन बाद फिर मुर्गी सोने का अंडा देती थी, फिर वो गुजारा करता था, उसका जीवन ठीक ठाक बीत रहा था। एक दिन उसके मन में आया कि क्यों नहीं मुर्गी को मारकर मैं सारे अंडे जो है एक साथ निकाल लूँ, सारा ही सोना होगा अंदर, सारा सोना होगा, हजारों सैकड़ों लाखों जो है अंडे मिल जाएंगे, मैं सबसे अमीर आदमी हो जाऊँगा। तो उसने लिया छुरा और मुर्गी का कत्ल कर दिया। मुर्गी का पेट चीरा तो वहाँ कुछ ही था खून के अलावा, और वो मुर्गी जो कि सोने के अंडे देती थी वो मर गई। तो मुझे लगा कि मोदी जी जो है उसी आदमी की प्रवृत्ति में है कि जो मुर्गी सोने के अंडे देती है उसके सारे अंडे एक साथ हड़प कर लो और एक साथ खा जाओ उन्हें। और इसीलिए आप देखेंगे कि जब निर्मला सीतारमण ने कहा कि हम जो है 400 रेलवे स्टेशनों का मोनेटाइजेशन करेंगे, 90 ट्रेनों का करेंगे, 1400 किलोमीटर जो रेलवे लाइन है उसका मोनेटाइजेशन करके उसे देंगे दूसरे लोगों को, हम कोंकण रेलवे है पूरी दे देंगे लोगों को, हम जो है जितनी भी शिपिंग कॉरपोरेशन की चीज़ें हैं उनको बेच देंगे, हम जो है जितने 25 एयरपोर्ट हैं उनको प्राइवेट हाथों में दे देंगे, हम जो है दिल्ली में जैसे सरोजी नगर, नारोजी नगर जैसी सरकारी बस्तियां हैं उनको बेच देंगे, हम जो है बम्बई में जो कलीना जो एयर इंडिया की सबसे बड़ी कॉलोनी है उसकी ज़मीन को प्राइवेट पे बेच देंगे, हम जो है इन्होंने कहा कि जो खदानें हैं और जो मिनरल्स की खदानें हैं और कोयले की खदानें हैं उनको बेच देंगे। तो एक तरह से सरकार जो है सब चीज़ों को बेचने पर तुली हुई है, और बेचने के साथ वो बार बार ये कह रही है कि हम जो है इनको किराए पे दे रहे हैं, इसकी मिल्कियत नहीं दे रहे। तो मिल्कियत नहीं दे रहे का मतलब यह है कि हम तो मालिक तो हम ही रहेंगे। मालिक हम का मतलब भारत सरकार का मतलब क्या है? भारत सरकार की जो भी संपत्ति है वो जनता की संपत्ति है, सामूहिक कलेक्टिव जो है एसेट है वो देश का है जी। तो वो कहते हैं जी हम इसे बेच नहीं रहे, लेकिन हम जो है इसको किराए पे दे रहे हैं। और किराए पे देने की बात बड़ी मासूमियत से वो कहती हैं। और उसके बाद जब राहुल गांधी ने इस बात पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि सरकार जो है सारी चीज़ों को बेचने पे तुल गई है, तो सारे लोग समझाने लगे कि राहुल गांधी को अकल नहीं है। सबसे पहले तो स्मृति ईरानी जब राहुल गांधी कुछ बोलते हैं तो उनका एक हक बनता है कि वो उस पर कोई टिप्पणी करें, और उन्होंने उस पर टिप्पणी कर दी। अब उन्होंने टिप्पणी बड़ी बेहुदा सी टिप्पणी की कि जब रेलवे की ये बात कर रहे हैं, जब दिल्ली एयरपोर्ट और मुंबई एयरपोर्ट का प्राइवेटाइजेशन हो रहा था तब क्यों नहीं बोले?
अब मैं आपको जो असलियत है वो बताता हूँ कि हिंदुस्तान के आज़ादी के इतिहास में अगर सबसे बड़ा घोटाला किसी चीज़ का हुआ है, जिसकी मैंने जो है PIL दिल्ली हाई कोर्ट में भी डाली थी, उसमें नोटिस भी इशू हुआ था, और उसमें जितने घपले हुए अगर उसका ही एक पूरा अगर CBI से ये जांच हो जाए तो पता चलेगा ये देश के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है। कौन सा वाला सबसे बड़ा? जब दिल्ली एयरपोर्ट और मुंबई एयरपोर्ट को GMR GVK नाम की 2 कंपनियों को दिया गया। जी। आपको बड़ा आश्चर्य होगा, आपकी आंखें जो है, जितने लोग सुन रहे हैं उनको 2 दिन नींद नहीं आएगी कि आप देखिए 5600 एकड़ में जो दिल्ली एयरपोर्ट बना हुआ है, जिसे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बोलते हैं, और छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट जो मुंबई में बना हुआ है जो 1700 एकड़ में है, उस ज़मीन को, उस पे सारे ढांचे को, हर चीज़ को सरकार ने GMR और GVK को सिर्फ 100 रुपये साल के भाड़े पे दिया है। 100 रुपये साल के? हाँ, चवन्नी रोज, चवन्नी की रोज पर आपने पूरा दिल्ली एयरपोर्ट, पूरा मुंबई एयरपोर्ट वाजपेयी सरकार ने पूरा षड्यंत्र करके दे दिया, और ये लोगों को नहीं पता। यानी आप एयरपोर्ट अगर आप जाएंगे तो आज के समय में अगर गाड़ी खड़ी करोगे तो 200 रुपये आपको फीस देनी पड़ती है। जी, आप कॉफ़ी पियेंगे तो कॉफ़ी में 100 रुपये आपसे ले लेते हैं। एयरपोर्ट पे आप उतरते हैं, कदम रखते हैं तो 2800 रुपये जो है एयरपोर्ट चार्ज ले लेता है, लेकिन उसको 25 पैसे रोज पर सरकारों ने दे दिया। अब वाजपेयी सरकार ने इसके लिए कैसे राह बनाई? राह बनाने के लिए पहले जो है ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया गया। ग्रीनफील्ड एक बड़ा शब्द था उस ज़माने में कि ग्रीनफील्ड मतलब जैसे हम एनर्जी बचा रहे हैं, कोई एडवांसमेंट है, तो एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बना हैदराबाद में। उस पे सरकार ने खर्च किए 5000 करोड़ रुपए, ज़मीन का एक्विजिशन किया, उसमें वहाँ पर बिजली की लाइन बिछाई, पानी की व्यवस्था की, सीवर लाइन बिछाई, उसके बाद जो है पूरा ढांचा खड़ा किया, और उसको उस समय 50 करोड़ रुपए साल के किराए पर प्राइवेट कंपनी GMR को दे दिया। यानी सरकार ने 5000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बनाई जिसको बनाना था, अब 50 करोड़ रुपए में GMR को दे दिया। उसके बाद वो योजना बड़ी सफल रही, तो इन्होंने षड्यंत्र पूर्वक क्या किया, कहा कि हम इसका जो है असेसमेंट करा रहे हैं कि ये देना ठीक है नहीं है, और उसके लिए बार्कले बैंक होता था, बार्कले बैंक की एक कंसल्टेंसी को हायर किया गया, जिसकी काम ये था कि बताया जी इसका किराया कौन सा उचित होगा जो होना चाहिए। उसको सरकार ने 17 करोड़ रुपए दिए। बार्कले ब्रिटिश बैंक बार्कले बैंक को 17 करोड़ दिए, बार्कले कंसल्टेंसी को, कि आप ये बताओ कि दिल्ली एयरपोर्ट और मुंबई एयरपोर्ट का किराया क्या होना चाहिए। और उसने कहा बार्कले बैंक ने कि इसका किराया 100 रुपये साल का होना चाहिए। 30 साल के लिए पूरा दिल्ली एयरपोर्ट और मुंबई एयरपोर्ट दे दिया इन्होंने, और उसका किराया 3000 रुपये। 3000 रुपये में आप सोच सकते हैं 30 साल के लिए मुंबई एयरपोर्ट और दिल्ली एयरपोर्ट किसी को दिया जा सकता है? ये वाजपेयी सरकार का सबसे बड़ा षड्यंत्र था। साहब, एक ऑटो रिक्शा जो किराए पे ड्राइवर चलाता है ना किसी मालिक से लेके, उसे भी 500 रुपये रोज देता है आज, और उसमें भी धोखा मैं बता रहा हूँ। जी। इतना बड़ा धोखा है कि मैंने सेबी में कंप्लेंट की। सेबी में GMR ने अपना जो है जब शेयर लॉन्च किया तो रेड हेरिंग जो एक डॉक्यूमेंट होता है उसमें उन्होंने लिखा हम इसके मालिक हैं, किराएदार नहीं है, लीज होल्डर नहीं है। उन्होंने कहा मालिक हैं, GMR ने कहा, GVK ने कहा मालिक हैं। मैंने CBI को चिट्ठी दी, CBI कहती है नहीं ये मालिक हैं, और उसमें लिखा हुआ है कि जब ये 30 साल बाद जब इनका मन चाहेगा तो अपनी कीमत पर ये जो है ये प्रॉपर्टी हिंदुस्तान की सरकार को, यानी हिंदुस्तान की जनता को वापस करेंगे। यानी कभी वापस नहीं होगा इसका? नहीं, वो कहेंगे हमें 1 लाख करोड़ दे दो। हाँ, यानी जिस प्रॉपर्टी के लिए आपने 3000 रुपए का किराया वसूला 30 साल में, उसी प्रॉपर्टी को पाने के लिए सरकार को 1 लाख करोड़ रुपए देना पड़ेगा, और तब भी उसकी मर्जी है वो देना दे। तो आखिर ये क्या बिल्कुल सब कुछ लुटेरों के हाथ में आ गया है? नहीं, मतलब लुटेरों का नहीं, आप ये समझिए सरकार, अदालत, CBI, पुलिस, पत्रकार, पूरा देश जो है एक देश की लूट में शामिल है। कोई आपकी बात नहीं सुनेगा। ये जो मैं तथ्य कह रहा हूं ये किसी आदमी ने आज तक नहीं सुने होंगे। फिर मैंने CBI को चिट्ठी लिखी कि भाई ये जो है रेड कॉर्नर, इनका रेड हेरिंग कॉर्नर जो ये डॉक्यूमेंट है गलत है। तो CBI मुझे जवाब में कहती है जी हमें आपकी चिट्ठी मिली ही नहीं। हाँ, सबसे आसान है वो, ये सबसे आसान है। अदरवाइज GMR कंपनी बंद होनी चाहिए, GVK बंद होनी चाहिए, जो हैदराबाद एयरपोर्ट दिया गया वो बंद होना चाहिए। और अब आपने क्या सुना होगा कि GVK जो है वो किसने खरीद लिया? अडानी ने खरीद लिया। मुंबई एयरपोर्ट अब किसका हो गया? अडानी का हो गया। तो आप देखिए प्रॉपर्टी सरकार की, सरकार को मिलते हैं 100 रुपये साल के, और उसको जो है अडानी खरीद लेता है 52,000 करोड़ रुपए में। तो GVK को 52,000 करोड़ रुपए मिल गए। GVK ने क्या इन्वेस्ट किया? अगर पूरा इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो जब ये एयरपोर्ट का प्राइवेटाइजेशन हो रहा था
तब जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास जो है उस समय 2800 करोड़ रुपए का सरप्लस था। और जीएमआर जीवीके ने उन दोनों एयरपोर्ट के डेवलपमेंट पे, रीडेवलपमेंट पे सिर्फ 140 करोड़ रुपए खर्च किए। यानी 140 करोड़ रुपए उन्होंने खर्च किए, जबकि 2800 करोड़ इसके पास एयरपोर्ट अथॉरिटी पे था। भारत सरकार ने एयरपोर्ट अथॉरिटी के सारे अफसरों को हटा दिया, उनको बर्खास्त कर दिया, उनकी जगह अपने चमचे बैठा दिए, और उसके बाद जो है पूरे देश की संपत्ति को लूटा गया। ऐसी लूट जो है अंग्रेजों के टाइम में भी कभी नहीं हुई। ऐसी लूट आप देखोगे अफगानिस्तान में तालिबान भी नहीं कर रहा, ऐसी लूट आप दुनिया में कहीं नहीं सुनोगे, लेकिन ये लूट हिंदुस्तान में हुई। और ये जो अब निर्मला सीतारमण कर रही है, मैं आपको बताता हूं, जैसे आपने कहा अरुण शौरी ने जो डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्टर थे, अशोक यात्री निवास होता था दिल्ली में, जी जी, 7 करोड़ रुपए में बेच दिया। कनिष्क होटल जो अशोक यात्री निवास के बगल में है, वो 17 करोड़ रुपए में बेच दिया। ट्यूलिप होटल जो बंबई एयरपोर्ट पे है, एयरपोर्ट अथॉरिटी का होटल था, वो आईटीडीसी भी चलाती थी उसको, वो जो है सिर्फ इन्होंने 28 करोड़ रुपए में बेच दिया। और मजे की बात क्या है, मजे की बात यह है कि उस पर सीबीआई की इंक्वायरी हुई। जब मनमोहन सिंह की सरकार आई तो उसने कहा भाई इसमें घपला हुआ है, इसकी जांच करो, चार्जशीट फाइल हुई और सारे के सारे लोगों को सजा मिली है। अच्छा अच्छा, सबको सजा मिली, खरीदार में सबको, और जो सरकारी अफसर है उनको सजा मिली। और ये खबर किसी को नहीं पता, किसी अखबार में नहीं आई, सरकार ने, सीबीआई ने, पीआईबी ने कहीं नहीं दी। तो ये सजा होने के बाद तो उस किस्म की हर कार्रवाई पर रोक लग जानी चाहिए थी। रोक लग जानी चाहिए, बताते नहीं ना। हाँ हाँ, कह देंगे जी हम नहीं बताते, हमें पता ही नहीं। जी जी जी, मैं आपको जो फैक्ट्स बता रहा हूँ ये मेरे साथ हैं, क्योंकि मैंने राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा ने इस बात की पीआईएल दिल्ली हाई कोर्ट में डाली थी। उस पीआईएल की अगर पूरी दास्तान सुनेंगे तो बड़ी अजीब गौरी मिलेगी। लेकिन उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि हिंदुस्तान की पूरी एसेट को बेचने का षड्यंत्र इस देश की संसद में होता है। और जब एक दिल्ली जीवीके और जीएमआर को बेचने के लिए कंसल्टेंसी कमेटी बनाई गई, उसमें जो है ये जो दिल्ली मेट्रो है, उसमें जो मेट्रो मैन हम कहते हैं, जिनको अभी गवर्नर बना दिया गया है, उनकी कमेटी बनी। और जिसके बारे में आप कहते हैं जी बड़े ईमानदार आदमी है ये, तो उन्होंने कहा नहीं जी ये बिक रही है, ठीक बिक रही है। तो एक टेक्निकल कंसल्टेंसी भी आ गई, एक फाइनेंशियल कंसल्टेंसी भी आ गई, और सब ने मिलकर बेच दिया। और मैं तभी समझ गया था कि ये जो मेट्रो मैन है ये बीजेपी के चंगुल का आदमी है, ये आरएसएस का आदमी है, ये देश को बर्बाद करने वाला आदमी है। और इसीलिए आज जो है मेरी वो बात पूरी सिद्ध होती है जब उनको गवर्नर बना दिया है, जब उनको उन्होंने एमएलए का टिकट देकर केरल में चुनाव लड़वाया। तो श्रीधरन जो है इस सारे षड्यंत्र में अपना मुंह काला करा चुके हैं, जिसके बारे में कोई नहीं जानता। अच्छा, श्रीधरन का वाकया सुनकर के तो रंजन गोगोई का वाकया भी याद आता है। तो ये सारे जितने वो सुप्रीम कोर्ट के जज रहते हुए सारे फैसले सरकार के लिए किए और बाद में उनको राज्यसभा दे दी गई। नहीं, ये जीएमआर जीवीके में भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं। जब हम हाई कोर्ट में मुकदमा करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने जीएमआर के फेवर में फैसला दिया, जीवीके के फेवर में फैसला दिया, और इसलिए हाई कोर्ट में हमारे मुकदमे को उन्होंने कहा जी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला आ गया है तो हम इस पर कुछ नहीं कर सकते। तो मैं जो तथ्य कह रहा हूं कि चवन्नी पर अगर जनता मानती है कि चवन्नी पे रोज 25 पैसे रोज पर आप जीवीके को, जीएमआर को दिल्ली एयरपोर्ट और मुंबई एयरपोर्ट दे सकते हैं, तो निर्मला सीतारमण जो कह रही है कि हम 6 लाख करोड़ इकट्ठे करेंगे वो सही बात है। और अगर आपकी मन और आत्मा गवाही नहीं देती कि ये सब देश के साथ फ्रॉड हुआ है, देश के साथ लूट हुई है, देश की ये संपत्ति देश को मिलनी चाहिए, मैं तो कहता हूँ देश में एक आंदोलन चलना चाहिए कि जितनी संपत्ति को सरकारों ने बेचा है उनको वापस लिया जाए, और जिन लोगों ने बेचा है उनके खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी हो, उनके खिलाफ मुकदमा चले, उनको सजा मिले। और जैसे मैंने आपको कहा कि दिल्ली में कनिष्क होटल में, अशोक यात्री निवास में, ट्यूलिप होटल के बिकने में, और जो होटल बिके थे उस समय, उन सब में जो है सब लोगों को सजा हुई है। आपने देखा होगा कि अभी एक जो सेशन कोर्ट है राजस्थान में, उसने भी एक फैसला दिया था कि हाँ जी ये जो बेचने का डिसइन्वेस्टमेंट था ये फर्जी था, जिस पे हाईकोर्ट ने रोक लगाई। तो इन सब मामलों से आप समझ लीजिए जो डिसइन्वेस्टमेंट है ये डिसइन्वेस्टमेंट नहीं है, ये देश की संपत्ति को आप कहूँगा कि कौड़ियों के दाम क्या, उससे भी और अगर नीचे की टर्म्स कोई लेंगे तो जो है आंखों में धूल झोंक कर जो है ये बेचा जा रहा है। तो ये बहरहाल देखिए राष्ट्रीय संपत्ति जिसे नेशनल एसेट कहा जाता है, उसमें हम आप सभी जो पूरे देश के निवासी हैं, जो देश के नागरिक हैं, वो सब हिस्सेदार हैं, यानी मालिक हैं। अब इन मालिकों को तो ऐसे चुप कर दिया गया कि उनके इलेक्शन जिस तरह से भी हुए और उन्होंने संसद में जो है वो देश के ही खिलाफ आपके मुताबिक साजिशें शुरू कर दी और सबको बेचना शुरू कर दिया। लेकिन क्या हम आप सभी लोग
पार्टी लाइन से, मजहब से सबसे ऊपर उठ करके भारतीय बन करके क्या कभी सोच सकेंगे? आपको क्या लगता है कि क्या वाकई देश में, जनता में कहीं कोई ऐसी सूझबूझ, समझ, कोई ऐसा नेतृत्व है कि क्या इसको वापस करेक्ट किया जा सकता है? देखिए, मैं जब आपने ये बात कही तो मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ गई। मुझे अक्सर कहानियाँ किससे याद आ जाती हैं कि एक दो औरतें एक राजा की अदालत में गईं और बोली ये बेटा हमारा है, इसे ये मेरा बेटा है। दोनों दूसरी बोली ये मेरा बेटा है। हाँ। राजा ने कहा भाई ऐसा करते हैं कि बेटा किसका है ये तो हम तय नहीं कर सकते क्योंकि उस जमाने में डीएनए नहीं होता था। तो राजा ने कहा जल्लाद को बुलाता हूँ, बच्चे के 2 टुकड़े करेगा, एक टुकड़ा एक माँ को दे देगा, दूसरा टुकड़ा दूसरी माँ को दे देगा। तो जो असली माँ थी, एक माँ थी, उसने कहा नहीं जी नहीं, बच्चे को ऐसे मत मारो, इसको ही दे दो, कम से कम जिंदा तो रहेगा। तो जब दर्द होता है वो असली माँ के सीने में होता है, जिसने चीज पैदा की है। इन लोगों ने, हरामखोरों ने कोई चीज पैदा नहीं किया, इन्होंने उस पर कब्जा कर लिया। जैसे चोरी का माल कैसे बिकता है, चवन्नी का, अठन्नी का, बिल्कुल 2 रुपए का, 100 रुपए वाला माल 2 रुपए में बेच के 2 रुपए में बेच देता है, क्योंकि चोर तो कहता है भागते चोर की लंगोटी सही, जो मिल रहा है यही ले लो। तो ये लोग जो है चोरों की तरह बेच रहे हैं। इन्होंने ये संपत्ति कभी पैदा नहीं की है, ये सिर्फ लुटेरे हैं, इनकी मानसिकता लुटेरे की है और इसीलिए जनता को बरगलाते हैं। जनता को नहीं कहेंगे जी ये इस मुद्दे पे बहस हो, ये कहेंगे जी बस वो जाएंगे 2-4 इनके चमचे जो है नेट चैनल वाले, वो कहेंगे जी किसको वोट दोगे, योगी जी बहुत अच्छे हैं, हाँ जी योगी जी बहुत अच्छे हैं। उन्होंने क्या किया जी वो हमें नहीं पता, लेकिन वोट हम उन्हीं को देंगे। मोदी जी बहुत अच्छे हैं, हाँ जी बहुत अच्छे हैं। क्या कहे उन्होंने जी, वो कोई नहीं, हम वोट उन्हीं को देंगे। पेट्रोल 100 रुपये का हो गया, कहते हैं जी 200 रुपये का हो जाए, हमें क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि हम तो पैदल चलते हैं। हाँ, अनाज जो है यानी गैस जो है वो महंगी हो गई है, कहते हैं हमें क्या, हम तो भिख मांग के खाते हैं। अब भिखमंगे को थोड़ी ये चूल्हा की ज़रूरत है या उसको ये ज़रूरत है कि मसाला, दाल और खाने का तेल महंगा हो गया। तो इन्होंने देश की जनता की मानसिकता जो है ऐसे लोगों की कर दी है जो बिल्कुल मूर्खों की तरह सोचते हैं, मूर्खों की तरह रहते हैं, मूर्खों की तरह जीते हैं। सिर्फ इनका वोट बैंक है, और वोट बैंक भी इसलिए है क्योंकि उनको अज्ञान के अंधेरे में रखा गया है, और इसीलिए सारे लोग जो है आराम से हर चीज़ को लूट मार कर जो है खा रहे हैं। और एक तरह से ये इन्होंने देश की हालत ऐसी कर दी है, जैसे आप देखें कि देश जो है एक लाश की तरह चौराहे पर पड़ा हुआ है, और उसे जो है गिद्ध जो है, चाहे वो मोदी हो, चाहे वो योगी हो, चाहे वो निर्मला सीतारमण हो, वो गिद्ध की तरह से नोच नोच के खा रहे हैं। और जो लाश है, जो लाश के रखवाले हैं, वो आराम से दूर बैठकर तमाशा देख रहे हैं। ये बहुत ही तकलीफ़देह सूरत हाल है। सोशल मीडिया पे हम बहुत लंबी बात नहीं कर सकते, लेकिन जो क्लोजिंग एक तरह से नोट रविंद्र कुमार जी ने बताया है कि ये गिद्ध की तरह से नोच करके खा रहे हैं लाशों को, ये ऐसी सूरत है, ये बहुत ही तकलीफ़देह है। अगर आप सोचिए कि आपका घर, आपकी जो ज़ाती प्रॉपर्टी है, उसमें से अगर कोई एक ईंट भी निकाल के ले जाता है तो आपको कितनी तकलीफ़ होती है, और आप लड़ते हैं, मरते हैं, मुकदमेबाजी करते हैं और अपनी वो ईंट, अपना वो हिस्सा वापस लेने की कोशिश करते हैं। ये देश जिस तरह से थोक के भाव एक तरह से बिक रहा है, लूटा जा रहा है, ये सब हमारा, आपका, सभी का है। और ये बाकी बचता तो शायद हमारी आने वाली नस्लों के लिए कुछ बचता, नहीं तो ये मुसलसल आने वाली नस्लों को मजदूर, भूखा और ज़रूरतमंद बना करके छोड़ने का इंतज़ाम किया जा रहा है। ये इस सब पर पूरे देश को अच्छे से सोचने की ज़रूरत है, देश के साथ हमदर्दी की ज़रूरत है। ये देश जो लोगों से बनता है, जो सारे राज्य मिलकर के एक देश बनते हैं, लेकिन तन्हाई में वही अकेला देश रह जाता है जिसको लोग लूट रहे हैं, और सब आप सभी रात होती है चैन से सो जाते हैं, लेकिन आखिरकार हमें, आपको, सभी को इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र कुमार जी, आपने हमें वक्त दिया और इन हकीकतों को, ख़ास तौर पे बम्बई और दिल्ली के एयरपोर्ट्स को किस तरह से बेचा गया, वो सब आपने बताया, और अब सरकार क्या कुछ लुटा रही है अपने चाहने वालों के लिए, वो भी आपके सामने आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।